ओके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? और आप सबका स्वागत है अजय भारत प्रकल्प के इस युवा सशक्तिकरण, यूथ एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हर सैटरडे ठीक 8 बजे हम लोग मिलते हैं, डिस्कस करते हैं लाइफ के वो सारे लर्निंग लेसन्स जो कि स्कूल्स में और कॉलेज में अनफॉर्चुनेटली नहीं पढ़ाए जाते, जिसको ज़िंदगी की रेस में, ज़िंदगी के सड़क पे कष्टों से, परिश्रमों से हमने कमाया है और आप लोगों के साथ में हम शेयर कर रहे हैं, ताकि हम सब लोग जो है धीरे 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 इस देश को एक ऐसी कंट्री बना सकें जिसके ऊपर हमारे देश के वासियों को नाज हो, इस विश्व को उससे बहुत कुछ लेने को मिले। और इसी के लिए ये अजय भारत प्रकल्प और इसका पूरा के पूरा जो मिशन है वो समर्पित है। हर बार हम अपना प्रोग्राम जब शुरू करते हैं तो अजय भारत के ऊर्जा गीत के साथ करते हैं, और उसके बाद में फिर हम अपने विजन और मिशन को भी दोहराएंगे। तो आप सब लोगों के सामने अजय भारत ऊर्जा गीत। काल का ये कोटि कोटि ऋण तुझे चुकाना है। काल का ये कोटि कोटि ऋण तुझे चुकाना है, मनुष्य जन्म का चरित्र अब तुझे दिखाना है। ओ जो उपज यहाँ की तुझको और भी बढ़ाना है, निरोगी काया पुष्ट तन ललाट तेज लाना है। दधीचि की दधीचि की गोविंद की मन धीरता को पाना है, मस्तिष्क की धधक रही इस अग्नि को बढ़ाना है। पुष्प सी हो भावना हृदय में सिंधु प्रेम का, मनुज अनेक प्राण एक पुण्य एक कामना। आध्यात्म ओत प्रोत इस धरा का गुणगान हो, गुरुवर ऋषि वेद नारी तप का सम्मान हो। अब जाग जा, अब जाग जा के विश्व में परचम रहे, अब हिंद का प्रयास रहे तुझसे हो नवयुग के नए जन्म का। जाग जा के फिर नहीं मिलेगा ये संयोग रे, विलासिता से उठ के कर कर्म योग के प्रयोग रे। जाग रे, अब जाग जा, अब जाग जा, अब जाग जा, अब जाग जा। जय हिंद। तो हमको जगाने के लिए ये ऊर्जा गीत हमारे संगठन के प्रेरणा स्रोत अजय भारत के संस्थापक डॉक्टर अजय शेष ने लिखा है। और जो भावनाएं उन्होंने इसमें व्यक्त की है, ये पूरे देश की एक भावना है कि इस देश को अब फिर से जगना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद ने उनके आ, भाषणों में, कभी मुझे याद पड़ता है, लगभग 1850 के आसपास की ये बात होगी, जब वो भारत के युवाओं को बहुत जोर शोर से भारत के उस प्राचीन गौरव के बारे में याद दिलाते थे। उस समय उन्होंने कहा था कि मैं देख रहा हूं कि सोई हुई भारत माता एक बार फिर से जाग रही है, और अब की बार जब वो जागेगी तो उसकी उन्नति, उसका गौरव जो है सारा विश्व जो है अपनी आंखों से स्वयं देखेगा। तो ये मुझे लगता है कि ये वो समय है जब हम सब लोग अपने अपने कॉन्फिडेंस को दोबारा जगाएं और वो बनने की कोशिश करें जो कि हम वाकई में हो सकते हैं। और हमारी ये कहानियाँ जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये सब आपको उसी तरफ लेकर जाती है, नई चीज़ें सीखने और सिखाने को मिलती है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने नोट ज़रूर बनाएंगे और जो भी यहाँ से सीखेंगे उसको प्रैक्टिकली लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए क्या होता है, हम लोग बहुत सी चीजें सीखते हैं लाइफ में, है ना। पिछली बार भी मैंने बात की थी कि ज्ञान की कमी नहीं है इस संसार में। इस संसार में आज जिस टाइम पे हम रह रहे हैं, ये एक तरह से विश्व के इतिहास में सबसे ज्यादा फ्लडेड बाय नॉलेज टाइम है, जिसको हम नॉलेज इकोनॉमी कहते हैं। उस युग में हम रह रहे हैं, लेकिन इतना सारा ज्ञान होने के बाद में, इतने सारे सब्जेक्ट्स पे भी ज्ञान होने के बाद में भी, ह्यूमैनिटी का कोशेंट जो है वो उस स्पीड से ऊपर नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान इंफॉर्मेशन में जब रहता है तो वो केवल आ, एक टेक्स्ट बुक की तरह होता है, लेकिन वो ज्ञान जब हम प्रैक्टिकली एक्शन में ऐड करते हैं तो वो हमारे जीवन को उजाले से भर देता है। और इस चीज की अक्सर कमी दिखाई देती है। तो आई होप आप सब लोग इस चीज को नोट करेंगे और जो भी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं उसको प्रैक्टिकली एक्शन में लेकर आएंगे, अपनी लाइफ के साथ में जोड़ेंगे। चलिए हम चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं उन लोगों को मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देता हूं पहले कहानी का, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए,
हमने ये जो लर्निंग सेशन शुरू किया है जिसमें हम यूथ एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें आपको समझ में आएगा कि ये पूरी की पूरी बातचीत एक कहानी के जरिए हो रही है। और वो कहानी जो है वो किस तरह की कहानी है, उस कहानी के कुछ कैरेक्टर हैं जिनका नाम है डायोजनस। उस कहानी में फेरोज हैं जो इजिप्शियन समय के की स्टोरी को और प्लॉट को बताते हैं। और डायोजनस वो व्यक्ति है जो कि सफलता की एक सुनहरी किताब जो कि इजिप्ट में उन दिनों में हुआ करती थी, उस किताब का अकेला जानकार अब रह गया है इस नई दुनिया के लिए। नई दुनिया में जब गांव वाले मिलते हैं, हताश हैं, निराश हैं, जीवन में कैसे आगे बढ़ना है इसके रास्ते खो गए हैं उनके हाथ से, तो डायोजनस उनसे मिलता है और उनको वादा करता है कि मैं हर हफ्ते तुमसे मिला करूंगा और उस सफलता की सुनहरी किताब का एक एक राज तुम्हारे सामने रखूंगा। और ये राज तुमको वो सारी चीजें जो सारी चीजें करने के लिए अवसर देंगे जो तुम अपने जीवन में करना चाहते हो। तो ये कुल मिला के हमारा प्लॉट है। इस प्लॉट के ऊपर कहानी आगे बढ़ेगी। पर कहानी आगे बढ़ाने के पहले आइए अपने विजन को, अपने मिशन को भी हम एक बार याद करें और उसके साथ में हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए हमारा जो विजन मिशन है बहुत क्लियर है। मैं आपको पहले तेजस के साथ रूबरू करवा दूं। तेजस हमारा यूथ एम्पावरमेंट इनिशिएटिव है। इस पूरे प्रोग्राम को जिसमें आप सब ज्वाइन है वो किसके अंडर में हो रहा है? अजय भारत प्रकल्प के तेजस प्रोग्राम के अंडर में। और तेजस स्टैंड्स फॉर व्हाट? तेजस स्टैंड्स फॉर टुवर्ड्स एक्सीलेंस, जॉय, अवेयरनेस एंड सक्सेस। ये भारत की यूथ के लिए, भारत के युवाओं के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वो उत्कृष्टता को पाएं, एक्सेलेंस को वो पाएं। लेकिन किसके साथ पाएं? जॉय के साथ, अवेयरनेस के साथ, उनके संस्कारों के, उनके मूल्यों के अवेयरनेस के साथ, और उसके साथ साथ उनको सक्सेस मिले। ये तेजस इनिशिएटिव का सपना है। और हमारा जो कोड ऑफ ऑनर है, हमारी जो वैल्यूज हैं वो क्या है? इंस्पिरेशन, कमिटमेंट और एक्शन। इसके बीच में खड़ा हुआ यूथ हमारा होना चाहिए। उसको सही सोर्सेज से इंस्पिरेशन लेना आना चाहिए। उसको उन इंस्पिरेशंस के साथ में अपने कमिटमेंट को ऐड करना सीखना होगा। और जब वो इंस्पिरेशन और कमिटमेंट के साथ एक्शन लेगा, तब उसकी लाइफ का ये जो ट्रायंगल है प्रोग्रेस का, वो मजबूत होगा, वो एम्पावर होगा। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है। तीन चीजों से मिलकर इस सक्सेस की कहानी पूरी होगी। हमारा मिशन इसमें क्या है? अजय भारत का तेजस इनिशिएटिव का मिशन है एम्पावरिंग यूथ थ्रू एजुकेशन एंड वैल्यूज फॉर अ बेटर वर्ल्ड। व्यक्ति का निर्माण करते हुए विश्व का निर्माण। और वो विश्व का निर्माण कैसे हो? सही शिक्षा के साथ, संस्कारों के साथ में हम इस वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस टू लिव, अ हैप्पी प्लेस टू लिव बनाना चाहते हैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल हम लोगों को लगता है, और ये दुनिया के हर सक्सेसफुल पर्सन के लाइफ में जब आप झांकते हैं तो आपको दिखाई देगा कि मेंटर का रोल लाइफ में सबसे बड़ा होता है। पानी अपने आप बरसों तक धूप में पड़ा रहे, गर्म नहीं हो सकता, लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक रॉड के संपर्क में आते ही वो ठंडा पानी जो है वो 10 मिनट में उबलने लगता है। ये कैसे होता है? ये होता है एक एक्सटर्नल फोर्स जो कि आपके अंदर वो अपना चार्ज जो है वो ऐड करती है। तब लाइफ में नए चमत्कार होना शुरू होते हैं। तो रोल ऑफ मेंटर बहुत बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। और आज तो मतलब आप सब लोग भी इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि आज वो पहला दिन है जब डायोजनस गांव वालों को अपनी किताब में लिखा हुआ पहला सीक्रेट बताएगा सक्सेस का, है ना? तो बहुत ध्यान से सुनना है। आप सब लोग भी वेट कर रहे होंगे कि क्या सक्सेस का वो पहला सीक्रेट है जो डायोजनस बताएगा। तो कहानी इस तरह से शुरू होती है दोस्तों कि सफलता का जो पहला आसमानी राज है वो जानने के लिए गांव वाले बेहद उम्मीद से डायोजनस का इंतजार कर रहे थे। तय किए हुए समय पर डायोजनस रेत के उड़ते हुए तूफानों के बीच से अपनी किताब को लेकर उन गांव वालों के सामने हाजिर हो गया। समय पे आना इंसान के नेचर की, उसकी क्वालिटी की सबसे बड़ी निशानी है। और अगर किसी कारण से आप लेट हो भी जाते हैं किसी प्रोग्राम में, तो पहला काम जो आपको करना चाहिए वो क्या करना चाहिए? चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। अगर किसी वजह से हम लोग लेट हो जाएं किसी प्रोग्राम में पहुंचने से, तो पहला काम हम लोगों को क्या करना चाहिए? गो इन द मेन चैट एंड टाइप योर रिस्पॉन्स इन वन वर्ड। क्या करना चाहिए? चुपचाप आके बैठ जाना चाहिए या कुछ और करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बताइए बताइए चैट बॉक्स में। हाँ, वेरी गुड।
हम्म पहले अगर हम लेट हो रहे हैं, दिव्यांशु सेड वेरी राइट पॉइंट, कि अगर हम किसी भी वजह से लेट हो रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि सामने वाले को आप फोन करके ये बात बताएं कि मैं इस कारण से लेट हो रहा हूं, मुझे और 10 मिनट लगेंगे या 15 मिनट लगेंगे, सो दैट ही शुड बी, द अदर पर्सन शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड कि हाँ ठीक है आप लेट हो रहे हैं, तब तक वो भी अपना कुछ काम कर ले, किसी को लिंगरिंग रखना। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है, क्या होती है पता है? कुछ लोगों की क्या आदत होती है? कुछ लोगों की आदत होती है कि वो लेट भी हो रहे हैं और उनको पता है कि कितना लेट हो रहे हैं, तो भी वो लोगों को क्या कहते हैं, 5 मिनट, बस मैं 5 मिनट में पहुंचने वाला हूं, या मैं 2 मिनट में पहुंच रहा हूं, बस बस आप ये समझ लो ऑन द वे। और वो 2 मिनट 10 मिनट में बदल जाते हैं, 10 मिनट 15 मिनट में, और जब 15 मिनट बाद हार के परेशान होके वो व्यक्ति फिर से पूछता है, तो वो कहते हैं अरे बस बस नजदीक हूं, 2 मिनट में पहुंच रहा हूं। होता है कि नहीं? कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। ये सबसे ज्यादा आ, असंस्कारी होने की निशानी, अनकल्चर्ड होने की निशानी। जब आप 10 मिनट लेट होने वाले हैं तो ईमानदारी से अपनी गलती को स्वीकार करें और बिल्कुल स्पष्ट रूप में किसी को भी बताएं कि मैं 10 मिनट लेट हूंगा। और ज्यादा अच्छा यह है कि अगर आपको तय समय पे पहुंचने में 10 मिनट हैं तो आप उसको कहें कि मुझे 15 मिनट लग सकते हैं पहुंचने में। 15 मिनट का समय मांगे, एक्स्ट्रा समय मांगे, लेकिन ये ना कहें कि अगर 15 मिनट का समय आपको लगने वाला है तो आप कहें 5 मिनट में मैं पहुंचने वाला हूं, और फिर 10 मिनट बाद वो फोन करे तब आप कहें और 10 मिनट लगने वाले हैं। ये सबसे ज्यादा अनकल्चर्ड व्यक्ति की निशानी है। तो पहला, डायोजनस ने ये बात तय की कि सब लोग जो है वो ऑन टाइम रहें, गांव वाले भी और वो खुद भी। इसलिए हमेशा ये याद रखें कि समय पे होने के लिए आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। ये इतना आसान नहीं है आज के समय पर समय पे किसी चीज को शुरू करना। आपको अपना टाइम टेबल मैनेज करना पड़ता है, आपको जल्दी निकलना पड़ता है, आपको आगे के अपॉइंटमेंट्स को सेट करना पड़ता है, और यही चीज धीरे धीरे क्या बढ़ाती है पता है आपके अंदर? ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स बढ़ाती है। वो व्यक्ति का जीवन आपको ऑर्गेनाइज्ड होता हुआ दिखाई देगा, टाइम टू टाइम होता हुआ दिखाई देगा। ये पहली बड़ी निशानी है जो कि डायोजनस ने अपने नेचर से बताया। ये आज का सबक नहीं था, लेकिन वो ऑन टाइम आया वहां पर। फिर क्या हुआ? तूफान के शांत होने पर अमारा, ये गांव की एक लड़की है, वो टीले के पास आकर डायोजनस से बोली, ओ सफलता के हर राज के जानकार हमारे प्यारे डायोजनस, हम कैसे बताएं कि ये 7 दिन हमने कैसे बिताए हैं? वो कहती है कि अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए, ये 7 दिन हमारे ऐसे बीते हैं कि हम क्या बताएं तुमको। हम में से हर कोई यही सोच रहा था कि इस किताब का सबसे पहला राज हमारी जिंदगियों को क्या सिखाएगा। अब हमें जल्दी से वो राज बता जिसे तूने अपनी किताब के पहले पन्ने पर लिखा है ना? तो अमारा कहती, जल्दी से डायोजनस हमें वो बताओ जो आपने लिखा है अपनी किताब के पहले पन्ने पे। अमारा की वो बात सुनकर डायोजनस मुस्कुराया और वो गांव वालों की ओर मुड़ा और बोला, क्या बोला? मेरे प्यारे गांव वालों, मेरे प्यारे गांव वालों, अपने लातिहान के क्षणों में, अपने उन मूवमेंट्स में, लातिहान एक इजिप्शियन मेडिटेशन का टाइप है। तो वो कहता है कि मैं जब अकेला बैठ के मेडिटेट करता हूँ या कंtemplate करता हूँ या मैं सोचता हूँ, तो उन मोमेंट्स में मैंने क्या किया, इतिहास के सारे महान फेरो से लेकर अब तक के फेरोज की जिंदगी के सबके कॉमन सीक्रेट को खोजने की कोशिश की। तो वो ये बता रहा है कि मैं जब यंग था तो मैंने क्या किया कि सारे पुराने इजिप्ट के जो सारे बड़े किंग्स हुए उनकी लाइफ, और उसके बाद में अभी जिन फेरोज के साथ में मैं काम कर रहा था उनकी उनकी लाइफ, उन सब की लाइफ के सीक्रेट्स को मैंने पढ़ने की कोशिश की, और उनकी लाइफ के एक कॉमन थ्रेड को जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको जानने की मैंने कोशिश की। तो वो कहता है, चाहे वो मिस्र का सबसे पहला फेरो हो या ईसा से 2600 साल पहले राज करने वाला पांचवा फेरो आमेन होतेप, या सातवां सबसे कम उम्र का लेकिन सबसे फेमस फेरो तूतेन खामेन, हमने भी नाम सुना है तूतेन खामेन का। इसकी टोम कहते हैं इजिप्ट में बहुत फेमस है, बहुत गोल्ड है उसकी टोम के आसपास। तो वो कहता है कि मैंने उसकी लाइफ को भी देखा। या रानी क्लियोपेट्रा जो कि एक अकेली लेडी या फीमेल फेरो थी इन पूरे फेरो डायनेस्टी में। तो वो कहता है कि उन सब की लाइफ को मैंने देखा
और इसके ऊपर मेरा ध्यान गया, इस सीक्रेट के ऊपर, और मैंने इन फेरोज की जिंदगी को आपस में मिलाया। तो उसने क्या किया, इन फेरोज की लाइफ को पढ़ा, उनकी बायोग्राफीज को पढ़ा, ये कैसे अपनी लाइफ को लीड करते थे ये पढ़ा, और सबके बीच में से उसने एक कॉमन चीज निकालने की कोशिश की। तो ये जब वो कहता है तो फिर आगे क्या होता है, एक लड़का बाहर आता है, वो कहता है कि वह क्या कॉमन सीक्रेट था डायोजनस, क्या तुम हमें बता सकते हो? भीड़ में खड़े एक नौजवान ओसिरस ने डायोजनस से पूछा। ये लड़का, इसका नाम ओसिरस है, इसने डायोजनस से पूछा कि वो क्या कॉमन बात थी। डायोजनस ने कहा, प्यारे ओसिरस, वही सफलता की इस किताब का सबसे अनोखा, पहला और प्रभावशाली राज है। वो कहता है कि यही सबसे बड़ा सीक्रेट है जो मुझे मिला। वो राज था अपनी अपने बारे में अच्छी और बड़ी सोच को निरंतर नीले आसमान में भेजना। तो डायोजनस बड़ी अजीब सी लाइन कहता है, वो कहता है कि वो राज ये था जो मैंने इन सारे फेरोज की जिंदगी में एक कॉमन राज जो मुझे दिखा, वो ये था कि अपने बारे में अच्छी और बड़ी सोच को, हाई एंड पॉजिटिव थिंकिंग को लगातार नीले आसमान में भेजना। अब ये नीला आसमान में भेजना क्या है, इसको वो एक्सप्लेन करेगा। उसने कहा, मेरे अपने प्यारे से भी प्यारे गांव वालों, मैंने अपने जीवन में दुनिया के अनेकों देशों की यात्रा की, सारी दुनिया के लोगों के गांव और घरों को करीब से देखा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि साधारण लोगों के अपने बारे में सोचने के तरीके और महान फैरो के अपने बारे में सोचने के तरीकों में जमीन और आसमान का अंतर था। यहां पर डायोजनस बहुत बड़ी बात कह रहा है और अब तुम्हारा सबका अटेंशन मुझे चाहिए। वो क्या कहता है, मैंने इजिप्ट में मैं पैदा जरूर हुआ, लेकिन मैं हिंदुस्तान गया, मैं चाइना गया, मैं जापान गया, मैं ग्रीस गया, मैंने उस समय की जो भी सिविलाइजेशंस थी उन सब को देखा, उनके राजाओं को भी देखा, जो कि जिनको वो फेरोई बोल रहा है। तो कह रहा है मैं सारे देशों के बड़े लोगों से मिला, वहां के आम लोगों के घरों को देखा, आम लोगों की जिंदगियों को मैंने देखा, और मैंने एक चीज नोटिस की कि आम लोग अपने बारे में जैसे सोचते हैं, ध्यान से सुनना, आम लोग अपने बारे में जैसे सोचते हैं और फेरोज या किंग्स अपने बारे में जैसा सोचा करते थे, उन दोनों की सोच में बहुत बड़ा डिफरेंस मैंने रियलाइज किया। अब क्या डिफरेंस रियलाइज किया होगा उसने, तो वो आगे बताता है क्या डिफरेंस था। वो कहता है कि प्राचीन मिस्र में, यानी पुराने इजिप्ट में, एंशियन इजिप्ट में, हर फेरो को बचपन से यह भरोसा दिलाया जाता था कि वो आम इंसानों की तरह नहीं है। हम सब के महान देवता इसिस और हॉरस ने अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उस फेरो को भेजा है। हर फेरो को बचपन में, ये लेफ्ट साइड में अगर तुम पिक्चर में देखो, तो हर फेरो को बचपन में ये भरोसा दिलाया जाता था, उसके दिमाग को इस तरह से कोड किया जाता था कि वो अपने आप को एक आम बच्चा नहीं समझे, वो अपने आप को एक आम इंसान नहीं समझे। वो ये सोचे कि मुझे इजिप्ट के जो गॉड्स थे उन्होंने धरती पे एक ऑब्जेक्टिव के साथ भेजा है, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं धरती पर उनका नुमाइंदा हूं, उनका रिप्रेजेंटेटिव बन के मुझे रहना है। हर छोटे फेरो को लगातार ये अभ्यास करते रहना पड़ता था कि वह अच्छी तरह से समझ ले कि वो इंसानों और देवताओं के बीच की एक कड़ी है। हर फेरो को बचपन से अपने आप को इस तरीके से कोड करना पड़ता था, इस तरीके के सिग्नल्स अपने आप को देने पड़ते थे कि इससे वो उस बात पे भरोसा करने लगे कि वो इंसानों और देवताओं के बीच की एक कड़ी है। इसलिए तुम देखोगे आज के समय से, ये जो इजिप्ट में ये जो बात हो रही है, आज से हजारों साल पहले की ये बात है, पिरामिड की एज से लेकर अब तक, तुम देखोगे कि जानवरों और इंसानों में एक बेसिक फर्क जो तुमको नजर आएगा वो ये कि एक जानवर हमेशा एक जानवर रहता है। आज से 2500 साल पहले भी कुत्तों का जो नेचर था वो वैसा ही है जैसा आज है, उसमें बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं हुआ। हाँ, कुछ जेनेटिक म्यूटेशन से हमने नए ब्रीड्स पैदा कर लिए हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो स्पीशीज होती हैं ह्यूमंस को छोड़ के, उनके नेचर बरसों लाखों वर्षों में भी नहीं बदलते।
और बदलते हैं तो बहुत छोटा छोटा म्यूटेशन होता है। लेकिन इंसान इंसान चाहे तो अपने आप को इतना नीचे तक गिरा सकता है कि इसकी कोई लिमिट नहीं। कुत्ता अपने आप को बहुत नीचे नहीं गिरा सकता। वो इतना ही गिरा सकता है कि वो 4 लोगों को काटेगा, 6 को काटेगा, बस इतना होगा। कुत्ता अपने आप को बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठा सकता। वो जैसा है उसके पास चेंज होने की, बदलने की पॉसिबिलिटीज या रूम बहुत कम है। एक हाथी के पास, एक एक बिल्ली के पास ये रूम बहुत कम होता है, जिसको हम कहते हैं रूम ऑफ एलिवेटिंग और रूम ऑफ फॉलिंग। ये बहुत कम होता है। कितने लोग अग्री करेंगे इस बात को? टाइप ए अगर आप अग्री करते हो इस बात को, तो वो कहता है कि ये रूम बहुत कम होते हैं। लेकिन इंसान के पास में ये बहुत बड़ा रूम है। ये इतना बड़ा है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। और ये बात हम भी जानते हैं। हम भी जानते हैं हमारी सोसाइटी में ऐसे ऐसे इंसान होके गए जिनको हम आज इंसान नहीं मानते, जिनको हम नेक्स्ट टू गॉड मानते हैं। हाँ, नेक्स्ट टू गॉड जिनको हम मानते हैं, वो कौन है? वो महापुरुष हैं, वो ऐसे लीजेंड्स हैं जो कि इस दुनिया में होके गए, अभी भी हैं, जो इंस्पायर करते रहते हैं लगातार, और इंसान को ये बताते रहते हैं कि तुम्हारी उच्चतम सीमा है, तुम्हारी हाईएस्ट लिमिट क्या हो सकती है। और ऐसे भी इंसान है इस सोसाइटी में, ऐसे भी इंसान हुए हैं जिनको हम शैतान का दूसरा चेहरा मानते हैं, जिनको हम जीता जागता शैतान बोल सकते हैं। ऐसे हुए कि नहीं हुए? हाँ, रिद्धि, दीपक, मुबशिर, क्या लगता है तुम लोगों को? ऐसे ऐसे भी इंसान हुए हैं इस दुनिया में? हाँ, हुए। राइट। तो हमारा रूम देखो आप, स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट या स्कोप ऑफ फॉलिंग कितना बड़ा है। हाँ, कितना बड़ा है। हम चाहें तो इसी जन्म में हम देवताओं की बराबरी कर सकते हैं, जिसको कहते हैं ना यार ये इंसान के रूप में फरिश्ता है, तो हम चाहें तो फरिश्ते बन सकते हैं, या हम चाहें तो इसी में हैवान बन सकते हैं और लोगों के सामने एक एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं। तो डायोजनस कहता है कि हर फेरो को बचपन से ये बात बता दी जाती थी कि तुम आम इंसान नहीं हो, तुम्हारा तुम्हारा लाइफ बहुत बड़े काम करने के लिए है। और न सिर्फ उसको ये बात बता दी जाती थी, उसको ये प्रैक्टिस करवाई जाती थी। हम भी सुनते हैं बहुत सी बातें, गानों में सुनते हैं हम, जोश खरोश के जोशीले भाषण सुनते हैं, इन सब में हमें सुनाई देता है। लेकिन क्या होता है, उसका असर हम पे क्यों नहीं होता? बिकॉज हम उन चीजों की प्रैक्टिस नहीं करते। और डायोजनस ये कह रहा है कि मैंने फेरोज को बचपन से देखा, बहुत सारे फेरोज की लाइफ को मैंने मिलाया, तो मैंने पाया कि हर फेरो इस बात की प्रैक्टिस करता था कि उसके ब्लड के हर कतरे में, उसके डीएनए में ये सोच घुल जाए कि वो एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, जिसका लाइफ एक पर्पस को लेकर हुआ है। तो वो आगे कहता है कि हर फेरो को बचपन से ये लगातार अभ्यास करना पड़ता था कि वो अच्छी तरह समझ ले कि वो देवताओं और इंसानों के बीच की एक महान कड़ी है, छोटी मोटी कड़ी नहीं है, एक महान कड़ी है। उसका जन्म इस महान सभ्यता का नेतृत्व करने के लिए हुआ है। बचपन में उसको बताया जाता था कि तुम लीडर बनने के लिए पैदा हुए हो। यह वह काम था जिसका अभ्यास पहले फेरो से लेकर अंतिम फेरो क्लियोपेट्रा तक सब ने किया था। पहला फेरो कौन था? नरमेर। तो फर्स्ट फेरो से लेकर लास्ट फेरो क्लियोपेट्रा तक वो कह रहा है कि मैंने सबका, क्योंकि मैं तो इमॉर्टल व्यक्ति रहा, तो मैंने तो सबकी लाइफ देखी और मैंने देखा कि हर फेरो लगातार ये प्रैक्टिस करता रहता था। क्या करता था? तो डायोजनस और एक्सप्लेन कर रहा है गांव वालों को कि उन्हें अपने महान गुणों को, अपनी क्वालिटीज को लगातार मन में दोहराने और उसके दृश्य बनाने की विधियां सिखाई जाती थी। क्या सिखाया जाता था फेरोज को बचपन में? कौन सी टीचिंग, कौन सा एजुकेशन था? ये एजुकेशन था कि जो भी बेस्ट क्वालिटीज हैं उसको अपने अंदर, वो क्वालिटीज हैं ये विजुअलाइज करो, उन क्वालिटीज की तरफ तुम आगे बढ़ रहे हो ये विजुअलाइज करते चलो लगातार, और बचपन से ये आदत अपने अंदर डालो। ये प्रैक्टिस करवाई जाती थी। स्कूल्स में आज क्या होता है, कॉलेजेस में आज क्या होता है? क्या होता है स्कूल में, कॉलेजेस में, सोसाइटी में बच्चों के अंदर शुरुआत से कंपटीशन डाला जाता है, लीडरशिप नहीं डाली जाती। लीडरशिप कंपटीशन से पनपती है, ऐसा सोचा करते थे हम लोग।
और हमने ये जो लीडरशिप को कंपटीशन बेस्ड मॉडल की तरह विकसित करने की कोशिश की, उससे हमारे बच्चों के अंदर और ज्यादा क्या आ गया, हीन भावना आ गई। बिकॉज कंपटीशन जब होता है तो एक व्यक्ति जीतता है और 99 हारते हैं। इसलिए कंपटीशन से क्रिएट की हुई कॉम एक लीडर पैदा करती है और 99 फॉलोअर्स पैदा करती है। हमेशा ये याद रखना लाइफ में, अपने जनरेशन तक जो हो गया सो हो गया, आगे इस तरीके से सोसाइटी को लीड करने की जरूरत नहीं है। रिसर्च ये कह रही है कि अगर हम कंपटीशन की जगह लीडरशिप फॉस्टरिंग हर बच्चे को सिखाएं तो एकाध बच्चा जो है वो ऑर्डिनरी रहेगा, लेकिन बाकी के 99 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बचपन से हमें यह सिखाता है कि फर्स्ट नंबर पे एक आया और बाकी के सब सेकंड नंबर थर्ड नंबर से लेकर फेल होते होते रहे, एक जीता बाकी के सब हारे, विनर वर्सेस लूजर। और प्राचीन इजिप्ट ये कह रहा है कि जो पुराना सोसाइटी था वो ये ऐसे एक दूसरे को सिखाता नहीं था। वो क्या सिखाता था? वो ये सिखाता था कि यू ऑल आर बॉर्न विनर, तुम अपनी ताकत को पहचानो। ये फेरोज को सिखाया जाता था। तो कंपटीशन के की जगह लीडरशिप को उसके जीन्स में डालने की प्रैक्टिस जो है वो सिखाई जाती थी, और साथ साथ में विजुअलाइजेशन सिखाया जाता था। इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। तो वो कहता है फेरो के पास किसी ऐसे व्यक्ति या समाचार को, यानी न्यूज को, किसी ऐसे पर्सन को या न्यूज को नहीं जाने दिया जाता था जिसे सुनकर उसे अपनी कमजोरी, कमी या असफलता का जरा सा भी एहसास हो। ऐसे लोगों को जो कि आपके दिमाग में निगेटिविटी डाल दें, ऐसे लोगों को फेरोज के पास में फटकने भी नहीं दिया जाता था। इसलिए तुम देखोगे कि जो आज भी जो लीडर्स हैं या जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनसे मिलना, उनके साथ बने रहना बड़ा आसान नहीं है। वो अपने आसपास एक ऐसा अनदेखा सा घेरा बना के रखते हैं जहां एंटर करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं इस तरीके के रोते सोते चेहरों को, रोते सोते बातों को अपने आसपास लाऊंगा तो ये बातें, ये लोग, इनकी सोच मेरी इस लीडरशिप की सोच को, मेरी इस पॉजिटिविटी को तोड़ने का काम करेगी। तो हर फेरो का परिवार, उसकी जो डायनेस्टी थी, उसका जो किंगडम था, उसमें जो टॉप सक्सेसफुल लोग थे, मिनिस्टर्स थे, उसके माता पिता थे, ये सब इस बात का खास ध्यान रखते थे कि इन नए फेरोज के आसपास कोई ऐसी निगेटिविटी नहीं आ पाए। उन्हें लगातार यह सिखाया जाता था कि इस नीले आसमान में जिसमें हमारे सारे महान देवी देवता रहते हैं, वहां तक अपनी बड़ी सोच का जादू बिखेरने की कोशिश करो। हर फेरो को यह समझाया जाता था कि ये जो यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स तुमको वो दे सकता है जो तुम्हारी विजुअलाइजेशन में हो। तो इसलिए अपनी विजुअलाइजेशन को, अपनी सोच को इतना बड़ा बनाओ कि ये यूनिवर्स तुमको वो दे सके जिसके तुम हकदार हो। हर फेरो अपने आसपास ऐसे सकारात्मक और शक्तिशाली विचारों का और लोगों का घेरा बनाकर जीता था जहां बीमारी, गरीबी, कमजोरी, खराबी जैसी कोई चीज के लिए जगह नहीं थी। फेरोज के आसपास हमेशा वो लोग रहा करते थे जो उसकी पावर को बढ़ाने का काम करते थे, उसकी पॉजिटिविटी को बढ़ाने का काम करते थे, उसको लीडर वो है इस बात का एहसास दिलाने का काम करते थे। ये गरीबी, कमजोरी, इंसान की लिमिट इतनी ही है, ये बात करने वाले लोग, या तुम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ये बात करने वाले लोगों को बहुत दूर रखा जाता था फेरो से, टिल द टाइम उसकी पर्सनालिटी के अंदर ये लीडरशिप, ये स्ट्रांगनेस, ये उसका हिस्सा नहीं बन जाए उसकी पर्सनालिटी का। तो वो छोटा बच्चा यहां से लेकर यहां तक की जो जर्नी तय करता था, ये जर्नी में केवल और केवल पॉजिटिव फीडबैक्स उसके आसपास होते थे। अब आज क्या हो रहा है? अब आज क्या हो रहा है तुम लोग जानते हो? आज हर बच्चे को बचपन से क्या सिखा रहे हैं? तू ऐसा नहीं है उसके जैसा। हम कंपैरिजन सिखा रहे हैं। हम सोसाइटी के अंदर तू और वो वाला स्ट्रक्चर लेके आ रहे हैं, और तू और वो वाला स्ट्रक्चर जो है सबसे रॉन्ग है, बिकॉज आप अपने आप में यूनिक हो। जैसे हर फेरो को यह सिखाया जाता था कि तुम यूनिक हो, वैसे हम सब अपने अपने तरीके से यूनिक है। लेकिन हमारा कंपैरिजन कैसे होता है? सबसे पहले स्कूल्स में कंपैरिजन शुरू हो जाता है, फिर
फैमिली भी थोड़ा थोड़ा प्रेशर डालना शुरू करती है। जब बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं, एक दूसरे के साथ रिजल्ट्स को कंपेयर किया जाता है। फिर फिल्म्स हैं, मीडिया है, वेब सीरीज हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, निगेटिविटी के लिए तो वो अखबार हैं। कोई भी न्यूज उठा के देख लो, कोई भी न्यूज उठा के देख लो, सोसाइटी हमारी प्रोग्रेस कर रही है या सोसाइटी हमारी खराब हो रही है, फ्रंट पेज पे जब तुम रोज ये पढ़ोगे कि इसने इसका रेप कर दिया, ये इतना बड़ा करप्शन हो गया, ये भ्रष्ट है, उसने उसके गले काट दिए, वाइफ ने हस्बैंड को मार डाला, हस्बैंड ने वाइफ को लटका दिया, व्हाट काइंड ऑफ न्यूज, व्हाट काइंड ऑफ फीडबैक यू आर गेटिंग इन योर माइंड अबाउट ह्यूमैनिटी। और फिर धीरे धीरे तुम भी अपने आप को उस निगेटिविटी का हिस्सा बनाने लग जाते हो, क्योंकि वो बात अंदर घुसती चली जाती, घुसती चली जाती, कमजोर बनाती चली जाती। फेरोज के सामने ऐसी कोई चीज नहीं रखी जाती थी। फेरोज के सामने जब तक उनका माइंड फर्टाइल नहीं हो जाता, जब तक उनका माइंड स्ट्रांग नहीं हो जाता, ऐसा नहीं कि दुनिया में कभी उनको ऑड देखने को ही नहीं मिलेगा, लेकिन ऑड देखने के लिए पहले उस ऑड को झेलने वाला माइंडसेट तो हो। तो डायोजनस कहता है कि उनके सामने ऐसी कोई भी नेगेटिविटी आने नहीं दी जाती थी। डायोजनस की बातों ने वहां खड़े हर आदमी को हैरान कर दिया। भीड़ में खड़ा एक शख्स लजारस, एक एक लड़का, एक और बंदा था बूढ़ा लजारस, वो सामने आया और उसने कहा, तो क्या ये सारे राजा इस नियम का पालन करने में पैदाइशी कुशल थे? मतलब बचपन से क्या इनको ये सारे सीक्रेट, ये वाला सीक्रेट ये फॉलो करते थे? डायोजनस, क्या तुम हमें कुछ ऐसे तरीके बता सकते हो जिससे ये सीक्रेट हमारी जिंदगी में भी हम अपना लें? बिल्कुल, मैं बता सकता हूं, डायोजनस ने पूरे कॉन्फिडेंस से बोला। जब मैं महान फेरो का सेक्रेटरी था, जब वो डायोजनस अपनी फिर से पुरानी पास्ट की बात बता रहा है कि जब मैं महान फेरो का सेक्रेटरी था तो मुझे कई बार उनके रूम में, उनके कक्ष में देर रात तक रुकने का अवसर मिला। मैंने देखा कि मेरे महान फेरो एक्सिडस, जिसके साथ में इसने काम किया होगा, या नरमेयर, जो पुराने फेरोज थे, हर रात सोने के पहले, ठीक सोने के पहले आंखें बंद करके कुछ वाक्यों को दोहराते थे। वो कुछ सेंटेंसेस बोलते थे और फिर वैसे ही पावरफुल सेंटेंसेस आंख खुलते ही सुबह सुबह दोबारा दोहराते थे। वे दिन भर में भी जब अकेले होते थे तो इन वाक्यों को दोहराते रहते थे। इन अद्भुत वाक्यों की ताकत को मैं तब समझ सका जब मैंने उन्हें अपनी किताबों में लिखना शुरू किया और उन पर सोचना शुरू किया। तो यहां पर डायोजनस एक रियल एक्सपीरियंस बता रहा है कि फेरोज अपनी पॉजिटिविटी को बिल्ड करने के लिए कुछ कॉन्शियस स्टेप लेते थे। देखो एक बात ध्यान से समझना, इस दुनिया में पॉजिटिविटी को अपने अंदर इंस्टील करना, अपने अंदर एम्बाइब करना आसान नहीं है, ये बात याद रखना। और अगर ये आसान होता तो ये दुनिया पॉजिटिव ही होती। लेकिन इस दुनिया में निगेटिविटी ज्यादा क्यों है? बिकॉज निगेटिविटी ज्यादा आसान है, पॉजिटिविटी मुश्किल है। कितने लोगों को ये बात पे यकीन है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। अपने आप को निगेटिव बनाना बड़ा आसान है। मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, मेरी लाइफ सबसे ज्यादा बकवास है, मेरे आसपास रिसोर्सेज नहीं है, मैं कहाँ पैदा हो गया, मैं किस घर में पैदा हो गया, मेरे अंदर कोई एबिलिटी नहीं है। ये सोचना कितना आसान है, 1000 लाइंस की लिस्ट बना सकते हैं। लेकिन अपने बारे में 10 पॉजिटिव चीजें सोचना, भाई साहब जान निकल जाएगी। लेकिन 10 बातें अंदर से कॉन्फिडेंस के साथ अपने बारे में नहीं बोल पाओगे पॉजिटिव। क्यों? एक सिंपल एग्जांपल, एक पानी का 20 लीटर का बकेट है, 20 लीटर का पानी का बकेट, अगर वो मैं तुमको ग्राउंड फ्लोर से 10th फ्लोर तक सीढ़ियों से ले जाने को कहूं तो ये कितना मुश्किल होगा? बहुत टफ होगा, बहुत टफ। लेकिन अगर 10th फ्लोर पे ऑलरेडी वो बकेट रखा हुआ है, वो छत पे से मैं उसको बोलूं कि अब इसको नीचे गिराना है, ये मुश्किल होगा क्या? मीनू, मीनू गोयल, ये मुश्किल होगा? राणा, दीपक कुमार, मुबशिर शेख, ये मुश्किल होगा क्या? ऊपर से गिराना ये तो बिल्कुल मुश्किल नहीं सर, ये तो आसान है, कितनी भी बॉटल्स हम गिरा देंगे। तो याद रखो, गिराना, नीचे की तरफ फॉल करना या निगेटिविटी में जाना हमेशा क्या रहने वाला है? मुश्किल रहने वाला, आसान रहने वाला है। और ऊपर किसी चीज को चढ़ाना, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करना, हमेशा क्या रहने वाला है? बोलो बोलो।
मुश्किल रहने वाला है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिविटी को अपने अंदर इंस्टॉल करने के लिए, इंस्टील करने के लिए, एम्बाइब करने के लिए, अपना कल्चर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस, जो कि हर फेरोज जो है कॉन्शियसली करता था। तो उसने बताया कि जब मैं फेरोज का जो सेक्रेटरी था, तो मैंने देखा एज ए सेक्रेटरी उसको दिन भर रात तक, देर रात तक उसको फेरोज के साथ रहने का समय मिलता था। तो वो कह रहा है कि मैंने ये देखा कि फेरोज दो काम करते हैं। एक, वो रात को जब सोते हैं तो वो कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जो कि उनको पॉजिटिव रखते हैं, और जब वो सुबह में उठते हैं तो उठने के साथ सबसे पहले वो पॉजिटिव सेंटेंसेस बोल के अपना दिन शुरू करते हैं। अब देखो, ये दो काम वो क्यों करते हैं? किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं, स्पेसिफिक टाइम पे करते हैं, रात को सोने के ठीक पहले और सुबह उठने के ठीक बाद। क्यों? क्योंकि ये दो ऐसे मोमेंट्स हैं जहां आपका माइंड कोड होने के लिए, हमारा माइंड भी एक सॉफ्टवेयर है, और इसको कोड करने के जो सबसे अच्छे टाइमिंग्स माने गए हैं वो है रात को सोने का समय, जब आप बिल्कुल अपने सारे झंझटों से फ्री हो चुके हो, अपने बिस्तर पर आ गए हो, सिर रख दिया है अपने पिलो के ऊपर, और अब आप धीरे धीरे अपने माइंड में पॉजिटिव सेंटेंसेस अपने लिए बोलना शुरू कर रहे हो। ये बोलते 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 अगर तुम सो गए तो तुम्हारे माइंड के अंदर वो थॉट्स रह जाएंगे, और रात भर तुम्हारे माइंड के अंदर उसकी कोडिंग चालू रहेगी। और सुबह उठते ही जब माइंड तुम्हारा थीटा स्टेट से अल्फा स्टेट की तरफ अब आ रहा है, उस स्टेट में जब आप दोबारा वो बातें कहोगे अपने आप से, तो वो दिन भर की कोडिंग में और ज्यादा जाकर जम जाएगी। ये साइंटिफिक तरीका है अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ बनाए रखने का और जोड़ के रखने का। सर ऐसे कैसे प्रूव होगा? देखो मैं बताता हूं प्रूव करके। कभी ऐसा हुआ है कि तुम रात को सोते समय कोई थॉट लेके सोए हो, या कोई गाना गुनगुनाते हुए सोए हो, और सुबह उठते ही सबसे पहले वही गाने की लाइन याद आई हो, सुबह उठते ही वही थॉट सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में गूंजा हो? हुआ है ऐसा? यस और नो? टाइप इन द चैट बॉक्स। रात को जो थॉट या जो सॉन्ग सो सुनते सुनते सो गए, या सोचते सोचते सो गए, वो अगले दिन सुबह में सबसे पहले। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? बिकॉज बीच का जो इंटरवेल है ना, बीच का जो इंटरवेल है, उसमें उसने तुम्हारे दिमाग को छोड़ा नहीं, वो तुम्हारे दिमाग में घर करके बैठ गया। सुबह में जैसे कॉन्शियस स्टेट में आए, वो रात का करंट सुबह के करंट से जुड़ गया। अब ये बात आज से हजारों साल पहले फेरोज को भी पता थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, फेरोज को एक प्रैक्टिस सिखाई। और तुम लोगों को भी, जो कहते हैं ना कि यार मेरे दिन में तो सर ये सब पॉजिटिविटी का, विजुअलाइजेशन का कोई टाइम ही नहीं मिलता, चलो कोई बात नहीं, दिन भर में तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम भी नहीं है, हम ये मान सकते हैं और मान लेते हैं। लेकिन रात को जब तुम बिस्तर पे जाते हो किसी भी वक्त, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जिस भी वक्त तुम बिस्तर पे जाते हो, तब तुम्हारे पास में 5 मिनट तो समय होता ही होता है। और जब तुम सुबह उठते हो तो दिन शुरू करने के लिए के पहले तुम 5 मिनट अपने आप से और बाय कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं? तो ये दो टाइम का यूज करो। इसलिए तुम देखोगे कि सारे रिलीजन ने, अक्रॉस द रिलीजन, सुबह में कोई ने कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना जरूरी माना गया। हिंदुइज्म में इसको कहा गया कि ब्रह्म मुहूर्त है, सिखिज्म में इसको कहा गया कि ये अमृत वेला है, सुबह उठना 5 बजे, 4 बजे, ये अमृत वेला है। हाँ, इस्लाम में इसको क्या कहा गया? ये फज्र की नमाज है, फज्र की नमाज है ना। सुबह उठने को कौन सी नमाज कहते हैं? फज्र की नमाज, एकदम सुबह सुबह उठ के। हाँ, तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, मैं कह रहा हूं तुम कितनी भी बजे उठो, 7 बजे, 8 बजे, कभी तो तुम उठते होगे ना। बस जब भी उठो, उठने के बाद में अपना जो पहला काम है वो ये करो कि अपने लिए, खुद के लिए पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलते हुए अपने दिन की शुरुआत करो। कितने लोगों को ये मेथड जो फेरोज की थी वो क्लियर हो गई? टाइप सी इन द चैट बॉक्स। और कोई मंत्र बोलो, कोई दुआ पढ़ो, ये सब कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, इसको कंटिन्यू रखो। जो नहीं कर रहा उस पर मेरा कोई बोलना नहीं है, वो मैं उस रिलीजियस एंगल में नहीं जाना चाहता, मैं जाना चाहता हूं प्योर पॉजिटिव स्पिरिचुअल एंगल में। क्लियर हुआ? अपने आप के लिए अपनी भाषा में
हिंदी में, संस्कृत में, अरबी में, फारसी में नहीं, जिस भाषा में तुम सबसे ज्यादा अपने आप से रिलेट कर पाते हो उस भाषा में रात को अपने को पॉजिटिव थॉट्स देते हुए सो, और सुबह उठ के पॉजिटिव थॉट्स की प्रैक्टिस करो उठते ही। क्लियर हो गया? हाँ, आशुतोष ने थम्स अप दे दिया। हाँ, तुम लोग भी यार, ये नीचे रिएक्शंस हैं, इसको तो यूज करो कम से कम। हाँ, पर्दे चालू करने के लिए मैं नहीं कह रहा तुम्हारे कैमरे, लेकिन कम से कम उनके ऊपर रिएक्शंस तुम दे सकते हो, है ना? तो वो कह रहा है कि ये फेरोज जो है वो ये करते थे, और दिन भर में जब वो अकेले रहते थे तो क्या करते थे, निगेटिविटी नहीं सोचते थे। लोगों के बारे में नेगेटिव सोचना बड़ा आसान है, इसने वो किया मेरी लाइफ में, उसने वो किया, मेरी लाइफ इतनी ज्यादा खराब रही है, खराब रही है, पास्ट में गलत हुआ है, प्रेजेंट में कुछ लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं, इसको मैं और ज्यादा सोच के अपनी पीड़ा को, अपनी प्रॉब्लम्स को और क्यों बढ़ाऊं? ये तो हम अपने साथ और ज्यादा गलत काम कर रहे हैं। इससे तो हमें फ्री होना है, और फ्री होने का तरीका पता है क्या है? आप निगेटिव थॉट से तब तक नहीं लड़ सकते जब तक कि आप उसको पॉजिटिव थॉट के साथ रिप्लेस नहीं कर देते। बीइंग एम्प्टी इज नॉट अ वे, you cannot be a thoughtless human, it cannot be possible. So possible क्या है? थॉट रिप्लेसमेंट पॉसिबल है। बुरे थॉट्स की जगह पर लगातार अच्छे थॉट्स को लाने की कुश्ती पॉसिबल है। और तुमको सच बता रहा हूं, इसी कुश्ती को हमारे यहां पर धर्म युद्ध कहा गया, जिहाद कहा गया, या इसी को प्रतिक्रमण कहा गया। जैन धर्म में एक फिलॉसफी होती है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का मतलब रिप्लेसमेंट, पुराने थॉट्स को या निगेटिव थॉट को बदल के पॉजिटिव थॉट्स में रिप्लेस करना इज द राइट फाइट विच यू कैन हैव। तो वो कहता है कि ये फेरोज जो हैं, ये मैंने देखा कि ये करते रहते थे, और मैंने फिर जाके इनसे पता किया कि ये कौन से वाक्य जो हैं वो लगातार बोलते रहते हैं, तो मैंने उनको डायरी में लिखा। तो डायोजनस कहता है वो वाक्य क्या थे? वो वाक्य थे कि मैं इस दुनिया का सबसे शानदार इंसान हूं। हर फेरो बचपन से अपने आप को ये कहता था, मैं इस दुनिया का सबसे शानदार इंसान हूं, मेरा कंपटीशन किसी के साथ नहीं, मैं जानता हूं कि मैं शानदार इंसान। और शानदार, तुम अपने आप को अगर शानदार फील कर रहे हो तो इसका मतलब दूसरे जो हैं वो बेकार हैं, ऐसा नहीं है। तुम बस अपने बारे में पॉजिटिव, यू आर नॉट कंपेयरिंग एनी वन विद योर सेल्फ, बट यू आर फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ। और तब जब वो इस शानदार की डेफिनेशन में अभी तक आया नहीं है ना, अभी वो जिंदगी के परेशानियों में घुसा नहीं है, उसके पहले उसने अपने आप को इस कवच से तैयार कर लिया। मैं इस दुनिया का सबसे शानदार इंसान हूं, मेरा जन्म इस देश का नेतृत्व करने के लिए हुआ है। हर फेरो ये बोलता था कि मुझे इस कंट्री को लीड करना है। दौलत और शोहरत चारों दिशाओं से मेरे पास आ रही है, मैं सभी से पूर्णतः सुरक्षित हूं, मैं देवताओं के रक्षण में हूं, मैं अपने गॉड्स के प्रोटेक्शन में हूं, मैं रिच हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं फोकस्ड हूं, मैं कल्चर्ड हूं। ये सारी लाइंस, फिर वो आगे लिखता है, मैंने ये भी पता किया कि फेरोज लगातार कहते हैं मेरा हर काम मुझे सक्सेस के करीब ले जाता है, मैं जिस काम को हाथ में लेता हूं उसमें सफल होता हूं, मेरे रिश्तों में लगातार मजबूती आ रही है, मेरे रिलेशंस हर दिन मधुर हो रहे हैं, मेरा शरीर हर दिन ताकतवर हो रहा है, मैं आने वाली हर जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाता हूं, मेरा परिवार, मेरी कंट्री, मेरे लोग बाहर के आक्रमण से पूरी तरह सुरक्षित है। ऐसा वो विजुअलाइज करता था, ऐसा हर फेरो अपने आप को बचपन से ट्रेंड करता था। कितनी बड़ी बात! कितने लोगों का बल्ब ऑन हुआ कि अपने आप से क्या बातें करनी चाहिए? टाइप करो BO अगर बल्ब ऑन हुआ हो तो। देखो, तुम अपने बारे में सब कह सकते हो, इसके अपोजिट भी। मेरी लाइफ मुश्किलों से भरी है, बोलो। मेरी लाइफ तकलीफों से भरी है, मेरी लाइफ में कोई अच्छा मौका नहीं है आगे बढ़ने का, मेरी लाइफ में अच्छा पैसा नहीं है, सब बोल सकते हो। इट इज योर चॉइस, इट इज योर माइंड, इट इज योर विजुअलाइजेशन। और तुम लगातार इसके अपोजिट, जो हर फेरो अपने आप से कहता था उस समय भी, जब उसके पास ये सब हुआ नहीं करता, उसके पिताजी के पास था, लेकिन वो अपने आप को लगातार ये कहते हुए ट्रेंड करता था। ट्रेनिंग ऑफ योर माइंड,
कोडिंग ऑफ योर सॉफ्टवेयर इज मोर इंपॉर्टेंट। एक बात याद रखना, जब हमारे पास ये होगा तब हम ये सब बोलने की कोशिश करेंगे। ऐसा जो सोचेगा उसके पास ये सब होने में बहुत टाइम लग जाएगा, और जो पहले बोलना शुरू कर देगा उसके पास ये होना हो जाएगा। बाइबल में एक बहुत अच्छी लाइन आती है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, आस्क एंड यू विल गेट। अब बताओ कितनी बड़ी लाइन है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और दरवाजा तुम्हारे लिए खोला जाएगा, नॉक एंड द डोर विल बी ओपन फॉर यू। ये क्या सीक्रेट्स हैं? कोई नॉर्मल डोर की बात कर रहे हैं क्या जीसस क्राइस्ट, कि खटखटाओ दरवाजा खुल जाएगा? अरे नहीं नहीं सर, हम तो कहाँ अब नॉक करते हैं, आजकल तो बेल बजा देते हैं। ये वो छोटी साधारण बातें नहीं करने के लिए आए थे इस वर्ल्ड में। क्या कहने के लिए आए थे? नॉक मतलब किस्मत के दरवाजे पे नॉक करो, पॉजिटिव थॉट्स के दरवाजे के ऊपर नॉक करो, एंड दी ट्रेजर ऑफ पॉजिटिविटी एंड द चेस्ट ऑफ पॉजिटिविटी विल बी ओपन फॉर यू। तो हर फेरो जो है वो ये करता था। इन बातों को बताते बताते डायोजनस अचानक मौन में खो गया। उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए नीले आसमान में टिक गई। कुछ पल यूं ही बीते होंगे कि फिर उसने गांव वालों से कहा कि क्या तुम में से कोई ये सब बातें कभी अपने आप से कहता है? डायोजनस ने एक क्वेश्चन दाग दिया कि फेरोज को तो मैंने ये करते हुए देखा था, सुना था। तुम सब लोग जो ये सफलता के राज ढूंढने के लिए आज इस मैदान में बैठे हुए हो, और अभी थोड़ी देर पहले तक तो सुसाइड करने की, मास सुसाइड की बात सोच रहे थे। मैं तुमसे पूछता हूं, कंप्लेन करने के लिए तो तुम यहां सब इकट्ठे हो गए हो, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम कभी ये सब बातें अपने आप से कहते हो जो फेरोज कहा करते थे? सारे गांव वाले उसका प्रश्न सुनकर अपनी गर्दन झुकाकर बैठ गए। किसी के पास उसकी बात का, उसके प्रश्न का उत्तर देने की हिम्मत नहीं थी। तभी बूढ़ा लजारस बोला, ए महान डायोजनस, हमें माफ कर। हमने तो आज तक खुद से कभी ऐसी कोई बात कही ही नहीं। हम तो लगातार ये सोचते आए हैं कि हम एक आम इंसान हैं, लगातार दूसरों से लड़ने, हारने और धोखा खाने के सिवा हमारी जिंदगी में कुछ है ही नहीं। यहाँ तक कि हमने कभी खुद की सेहत, रिश्तों और धन को लेकर भी खुद से तारीफ के दो बोल भी नहीं बोले। लजारस ने फिर अपना दिल खोल के रख दिया उसके सामने डायोजनस के। बोले, यार ये सब कहाँ, हमने कभी नहीं बोला अपने आप से ऐसा कुछ। हम तो दूसरों की उम्मीद करते रहे कि कोई हमें आके सर्टिफाई करे कि हम सक्सेसफुल हैं, कोई दूसरा आके हमें कहे कि तुम अच्छे दिखते हो, कोई दूसरा आके हमसे कहे। ये दुनिया क्या कर रही है आज, हाँ, और नई यूथ हमारी क्या कर रही है? हम दूसरों से सर्टिफिकेशन लेने में बिजी हैं, और दूसरों के दिए हुए सर्टिफिकेट तो हमेशा किसी ने किसी सेल्फिश मोटिव से भरे हुए होते हैं। जब तुम दूसरों के सर्टिफिकेट के बेसिस पे अपनी वैल्यूज को बताने की और जज करने की और अपने वैल्यूज को बनाने की कोशिश करते हो, तो वो वैल्यूज तो हमेशा कमजोर रहने वाली। फेरोज बचपन में किसी का सर्टिफिकेट मांगने नहीं जाते थे कि तुम सर्टिफाई करो कि मैं रिच होने वाला हूं, तुम सर्टिफाई करो कि मैं सक्सेसफुल होने वाला हूं, तुम बताओ कि मैं लीडर हूं। नहीं, वो बोलते थे कि मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं। और हमारी सोसाइटी, हमारी यूथ, हम सब क्या कर रहे हैं आज? हम दूसरों से मांगते हैं, तू तू बता मैं कैसा लग रहा हूं, तू बता मैं कैसी लग रही हूं। हम्म अंदर की जो ब्यूटी है उसकी जगह पे बाहर के सर्टिफिकेट, और बाहर के सर्टिफिकेट तो नजर नजर का फेर है। हम्म कि किसी 10,000 रुपए कमाने वाले इंसान के लिए वो इंसान जो 30,000 कमा रहा है वो रिच है, वो सक्सेसफुल है। किसी 30,000 वाले कमाने वाले के लिए कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है, वो रिच है। तो सही डेफिनेशन रिचनेस की क्या है? सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? एक चोर के लिए जो कि झोपड़ियों में चोरी करता है, उसके लिए वो चोर जो कि सोसाइटी में चोरी कर सके वो ज्यादा सक्सेसफुल है। एक पॉलिटिशियन के लिए जो कि अपने गली का पॉलिटिशियन है, उसके लिए उसके शहर का पॉलिटिशियन ज्यादा सक्सेसफुल है, उसके लिए देश का पॉलिटिशियन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। तो ये कौन सी डेफिनेशन है जो हम बाहर से कंपेयर करते हैं? ये लजारस ने एकदम दिल की बात बोली, खुल के बोला उसने कि हम तो बस बाहर से ही अपने आप को कंपेयर करते रहे और ये सोचते रहे कि हम दुनिया में सब जूते खाने के लिए हम ही बने, और हमारी लाइफ जो है वो स्ट्रगल से भरी हुई रहने वाली।
क्या यही कारण है कि हम आज तक बस जिंदगी से लड़े जा रहे हैं? अब लजारस ने एक क्वेश्चन कर दिया डायोजनस से कि क्या ये जो थॉट्स हमारे आसपास हम रखते हैं, क्या इसकी वजह से हम इतने अनसक्सेसफुल और स्ट्रगल से भरी हुई लाइफ जी रहे हैं? बुरी घटनाओं ने, बुरे वक्त ने क्या हमें इसलिए घेरा हुआ है? डायोजनस ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, लजारस, तुम्हारी कही हर एक बात सच है। बताओ। कह दिया उसने आज कि हां, यही रीजन है जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं। यही तो एक राज है जिसे आम लोगों से दूर सिर्फ फेरोज के लिए सुरक्षित रखा जाता था। हेलो। पॉजिटिव थॉट्स को अपने अंदर डालने का वो राज, डायोजनस ने कहा, वो राज इसीलिए आम लोगों से दूर रखा जाता था, क्योंकि हर कोई अगर ये जान ले कि दूसरों के सर्टिफिकेट से ज्यादा मेरी अपनी सोच मेरी जिंदगी में फर्क करने वाली है, तो वो भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। और ये न उस समय की सोसाइटी चाहती थी, न इस समय की सोसाइटी चाहती है। बोलो ये माइंड ब्लोइंग था कि नहीं था? टाइप MB इन द चैट बॉक्स। ना ये आज की सोसाइटी चाहती कि तुम में से हर ये पर्सन अंदर से भरोसा कर ले कि वो सक्सेसफुल हो सकता है, बिकॉज अगर सक्सेसफुल होने का भरोसा हो जाए तो सक्सेसफुल होना आसान हो जाता है। और जिसको भरोसा अपने ऊपर नहीं है, जो अपने आप में एक सेल्फ डाउट की स्थिति में जीता है, उसके लिए 50-50% की प्रोबेबिलिटी रहती है लक बाय चांस होके वो जिंदगी जीता है। तो फेरोज लक बाय चांस पे नहीं जीते थे, वो अपना लक खुद बनाते थे, वो उस चांस को खुद अपने पास लेकर आते थे। और ये चीज फेरो नहीं चाहते थे कि दूसरे लोगों को क्या हो, पता चले। इसलिए डायोजनस कहता है कि यही तो बात थी जो फेरोज या उस समय की और आज की भी सोसाइटी नहीं चाहती। आज की सोसाइटी भी तुमको यही बताने के लिए खड़ी हुई है। अनफॉर्चुनेटली जिनको हम टीचर्स कहते हैं वो भी, अरे तू बुद्धू है, तेरे से क्या होगा, उसको देख, उसको देख। हम धीरे धीरे बुद्धू बुद्धू सुन सुन के मानने लग जाते हैं कि हम बुद्धू, क्योंकि कोड हो गया, इधर कोड हो गया। तो आज के बाद में यूज द मेथड ऑफ फेरो। गिव वैल्यूज टू योर सेल्फ बाय योर ओन वर्ड्स, बाय योर ओन डीड्स। दूसरों के कहे के हिसाब से तुम अपने आप को बुद्धू और समझदार मत मानो। अंदर से क्या तुम्हारी फीलिंग आती है उसको पहले चेंज करो। तो फिर डायोजनस कहता है कि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा अपना दिमाग, उसमें डाले हुए विचारों के हिसाब से, थॉट्स के हिसाब से ही बनता है, और वही तुम्हारे आगे आने वाले कल का निर्माण करता है। तुम्हारे थॉट्स तुम्हारी फ्यूचर बनाते हैं। अगर तुम अपने विचारों के स्तर को बदल डालो, थॉट्स के लेवल होते हैं, हमेशा अपने थॉट को अब आज के बाद में ना लेवल में टैग करना शुरू करो। लो लेवल थॉट्स, एवरेज थॉट्स, हाई लेवल थॉट्स, मोटिवेशनल थॉट। जैसे ही थॉट आए पहचानो ये तुम्हारे दिमाग में लो लेवल थॉट आया है कि हाई लेवल थॉट आया है। लो लेवल थॉट है, किक मारो उसको, बेकार है, प्रतिक्रमण करो उसका, लड़ो अंदर उससे, और क्या लाओ उसकी जगह पे, हाई लेवल थॉट लाओ। है मैं सक्सेसफुल होने वाला हूं, भरोसा है, मैं मेहनती हूं, होऊंगा कि नहीं दूसरों के कहने से नहीं, आई नो हाउ आई एम। अगर तुम, फिर वो कहता है, अगर तुम अपने विचारों के स्तर को बदल डालो, अगर तुम अपने लेवल्स को बदलो थॉट के, तो कुछ दिनों में तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी आश्चर्यजनक रूप से, मिरेकुलस तरीके से, आसमानी तोहफों से, जिनको हम सरप्राइजेस कहते हैं आज के, लक कहते हैं जिसको, उस तरह के तोहफों से और सुकून से भर जाएगी। पहाड़ जैसी लगने वाली कठिनाइयां देखते ही देखते राई के समान छोटी और रुई के समान हल्की होकर उड़ जाएगी। अपने नकारात्मक, निराशा और कमजोरी के विचारों को खुद से बार बार बोलना बंद कर दो। अपनी असफलता के चित्रों को मन में बनाना बंद कर दो। बुरी घटनाओं को जो तुम्हारे जीवन में घटी है उसे मानसिक रूप से दोबारा मत दोहराओ। ये करना मुश्किल है, डायोजनस कह रहा है, लेकिन इसको करे बिना, इस जंग को लड़े बिना जीत नहीं होगी। तो क्या करना है? आज से उस बारे में सोचो जो तुम्हें तुम्हारे शानदार सपनों के साथ जोड़ सके। मन ही मन जब भी समय मिले
कल्पना के रंगों से मन के कागज पर सुनहरे भविष्य का स्केच बनाते चलो, चित्र बनाते चलो। सोचना है, सोचना। और अब तो साइंस ये प्रूव कर चुका है, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। एक इंसान को बोला गया कि सोच से, कि केवल ये सोचो कि तुम्हारे आसपास इस दुनिया के सबसे ज्यादा जंगली जानवर आसपास में हैं और अभी तुम्हें मारने के लिए आने वाले, अटैक करने के लिए रेडी, शेर चीते आसपास देखो। है नहीं, अपने लेबोरेटरी में बैठा हुआ है वो इंसान, लेकिन केवल उसके सोचने से उसके बीपी के ऊपर असर पड़ा, ब्लड प्रेशर शूट हो रहा है, केवल सोचने से। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड रियलाइजेशन में और एक्चुअलाइजेशन में डिफरेंस नहीं करता। केवल ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं, और इंटरनेट पे सर्च करना, केवल लोगों को ये सोचने के लिए कहा गया कि आधा घंटा ये सोचो कि तुम दौड़ रहे हो, लगातार दौड़ रहे हो, तुम्हारा वेट लॉस हो रहा है। 30 दिन के बाद में उनके वेट में रिडक्शन देखा गया। दौड़े नहीं है वो, केवल उन्होंने सोचा कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं और वो दौड़ रहे हैं। और तुम कहोगे सर ऐसा होता है? गो, हैव अ रिसर्च, हैव अ लुक टू द रिसर्च ऑलरेडी पब्लिश्ड है। तो वो ये कह रहा है कि इस क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का, जिसको आज की भाषा में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कहते हैं, वो कहता है इसके बारे में जरा प्रैक्टिस करो कॉन्शियसली। आसमान के महान देवता तुम्हारे खींचे हुए चित्रों को तुम्हारा भविष्य बनाकर तुम्हारे सामने लाते रहेंगे। और याद रखो, कभी भी भूल कर अपने आप से और दूसरों से ये मत कहो कि मेरी तो किस्मत खराब है, मेरे दिन खराब चल रहे हैं, मुझे पहले ही मालूम था मेरे साथ ऐसा होने वाला है। ऐसे सारे वाक्य तुम्हारे सुनहरे भविष्य को तीर की तरह भेद कर रख देंगे। हर उस खबर को, लोगों को, संदेशों को और किताबों को और आदतों को जहर की तरह अपनी जिंदगी से दूर कर दो, जो थोड़ी भी निराशा और अंधेरे को तुम तक पहुंचाते हो। डायोजनस बहुत प्रैक्टिकल बातें करता है। वो कह रहा है कि हर ऐसे इंसान को ना, चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो, चाहे वो तुम्हारे घर वाले हो, जरा उनसे अपने आप को दूर रखो। ये कोई भी हो सकता है, अनफॉर्चुनेटली घर का मेंबर हो सकता है, दोस्त हो सकता है, टीचर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई किताब हो सकती है जो तुमको ये बता रही हो कि यार तुम कमजोर हो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। ऐसा कोई अगर लाइफ में मिल जाए तो उसको टॉक्सिक स्नेक मान के अपनी लाइफ से दूर करो। ऐसा ऐसा कर दो, वो सारी किताबें फेंको जो कि तुमको कमजोर फील करवाती हो। फिर वो कहता है, हर रात हर रात सोने के ठीक पहले और उठने के ठीक बाद अपनी भाग दौड़ की जिंदगी शुरू करने की जल्दी मत करो। तुम लोग, सब लोग आज अपनी लाइफ को जरा देखो, अब तक के रूटीन को। हाँ, सुबह उठने की, भागने की जल्दी क्या है? सुबह उठ के मोबाइल हाथ में लेने की क्या जल्दी है? क्या मिलने वाला है इस मोबाइल से? सुबह उठ के तुरंत आंख खोलते मोबाइल लेकर क्या मिलता है? रात भर का जो कचरा इकट्ठा है, सुबह देखने की कोशिश करते हो, क्या मिलेगा? और फालतू के 10 खबरें ऐसी जो कि तुमको सुबह सुबह अपने माइंड में नहीं डालनी चाहिए थी, वो कचरा डाल लिया। दिन भर है इसके लिए, मोबाइल कहीं नहीं जाने वाला, चीजें कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन सुबह उस फ्रेश माइंड में क्या डालो? पॉजिटिविटी डालो। बैठो उसी बिस्तर पे, उतरने की जल्दी मत करो ब्रश करने के लिए। बैठो बिस्तर पे, अभी अभी नींद से खुली है आंखें, हाँ, जग गए हो, महसूस हुआ कि जग गए हो, पॉजिटिव थॉट्स डालना शुरू करो। आज का दिन मेरा शानदार रहने वाला, आज मैं कुछ नया सीखने वाला हूं, आज मेरी लाइफ में कुछ ऐसे मौके आने वाले हैं जो मुझे प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ाएंगे। आज का दिन मेरी हेल्थ में मैं और एक स्टेप आगे बढ़ूंगा उसको बेटर बनाने के लिए। ये डालो सुबह सुबह। और रात को भी एकदम मोबाइल देखते देखते ही सोते हैं कुछ बच्चे तो, और वो भी सब अंट शंट गलत चीजें देखते हुए, क्राइम सीन, इस यो उसको मार रहा है, वो उसको काट रहा है, कोई हॉरर फिल्म देख रहा है, कोई ड्रामा सस्पेंस, क्या क्या नहीं देख रहे। वो सब कचरा जो तुमने रात को डाला, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? टाइप सी इन द चैट बॉक्स। जहर है, जहर। और मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं। और कितने लोग प्रॉमिस करेंगे कि ये सब चेंज करने वाले? टाइप पी इन द चैट बॉक्स इफ यू प्रॉमिस। ये पहला राज है, इसके बाद के राज इसी से शुरू होंगे। और इसकी कॉन्शियस स्टेप्स लेनी पड़ेगी, कॉन्शियस स्टेप्स। तो वो कहता है
कि हर रात सोने के ठीक पहले और उठने के ठीक बाद भाग दौड़ की जल्दी मत करो। महान फेरो की खुद को महान फेरो की खुद की किस्मत से बात करने की इन विधियों का केवल 40 डेज प्रैक्टिस करके देखो, और तुम खुद देखोगे कि कैसे चमत्कार तुम्हारे आसपास होने लगेंगे। कहता है वो ज्यादा मत करो, इसको भी एक एक्सपेरिमेंट मान के 40 डेज, 40, आज से शुरू करो। आज फर्स्ट है। हम 10 दिसंबर को उन सारे बच्चों का फीडबैक लेंगे जो कि इस प्रैक्टिस को केवल 40 डेज करेंगे। हर दिन केवल 5 मिनट रात को सोने के पहले पॉजिटिव थॉट्स के साथ सोना है। मोबाइल वोबाइल देख के फिर सब बंद कर दो, फिर 10 मिनट कुछ नहीं, फिर बेस्ट और बेस्ट और बेस्ट पॉजिटिव थॉट्स अबाउट योर सेल्फ, नॉट फॉर एनी वन एल्स। वो सब अपना अपना सोचें, तुम तुम्हारा सोचो। और फिर सुबह उठते ही सबसे पहले 5 मिनट्स 10 मिनट्स जितना भी तुम बेड पे बैठ सको आंख बंद करके पॉजिटिव थॉट्स, थैंक्स, ग्रेटिट्यूड इन द लाइफ, ऊपर वाले का शुक्रिया, है ना, मानते हो तो ऊपर वाले का शुक्रिया, नहीं तो इस जिंदगी का, इस यूनिवर्स का शुक्रिया। पर शुक्रिया करना जरूरी है, शुक्राना करना जरूरी, ग्रेटिट्यूड करना जरूरी है, झुकना जरूरी है किसी बड़ी पावर के सामने। ये पॉजिटिविटी लाता है। इतना कहते कहते सूरज पहाड़ी के पीछे से डूबने लगा था। डायोजनस ने अपनी मशक से 2 घूंट पानी पिया और कहा, मेरे प्यारे गांव वालों, अब विदा लेने का समय है, लेकिन जाने के पहले मुझसे इस महान राज के सार को सुनते जाओ। इसकी समरी सुन लो। पहला, याद रखो, तुम्हारे विचार और तुम्हारी कल्पना ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करती है। हमारे थॉट्स और हमारी सोच हमारा फ्यूचर बनाती। ये स्किल्स, हाँ, ये सब बात की बात है। टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, किस घर में पैदा हुए, कि दुनिया में ऐसे लोग नहीं हुए जो गरीबी से कहाँ पहुंचे, तो कैसे पहुंचे। ये कोई एग्जाम्पल फिट ही नहीं होते कि गरीब गरीब ही रहता है, अमीर अमीर है, और ऐसे जो गोल्डन स्पून मुंह में रख के पैदा हुए, सिल्वर स्पून पैदा हुए, वो रास्तों पे भीख मांगते हुए नजर आए। ये भी इस ह्यूमैनिटी में हुआ है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन फेल हो जाती है, ये मॉडल फेल हो गया। वही मॉडल पास है जिसमें थॉट्स के ऊपर काम हुआ है। फिर दूसरा वो कहता है एक्सिडस की इस विधि का, जिसको क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कहते हैं, उसका 40 डेज तक प्रैक्टिस करो और खुद अपने लाइफ के अंदर चमत्कार को होते हुए देखो। खुद को नकारात्मक विचारों से, नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव मैसेजेस से, नेगेटिव दृश्यों से, यानी फिल्म से, ऐसी चीजें जो कि निगेटिविटी दिखाती हूं, इनसे दूर रहो, जितना हो सके दूर रहो, और पॉजिटिव लोगों के बीच में रहने की कोशिश करो, पॉजिटिव किताबों के बीच में रहने की कोशिश करो। ये कहते हुए डायोजनस एक बार फिर से रेत के तूफान में गुम हो गया। और मैं तुमको मजेदार बात बताऊं, ये आज से हजारों साल पहले लिखी हुई बातें आज मॉडर्न साइंस प्रूव कर रहा है। मैं तुमको कुछ पिक्चर दिखाता हूं। निकोला टेस्ला का नाम सुना है तुम लोगों ने? इस दुनिया के सबसे ज्यादा फर्टाइल और बेस्ट माइंड्स में से एक, जिसके नाम पर टेस्ला मोटर्स है, निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला ने कहा था, इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। ये यूनिवर्स 3 भाषाओं में बात करता है, एनर्जी की भाषा में। इस यूनिवर्स में एनर्जी थ्रो करो तो तुम्हें एनर्जी मिलेगी। इस यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसीज को समझो, उन फ्रीक्वेंसीज पे तुम ट्यून्ड हो तो तुम इस यूनिवर्स के जैसी प्रोग्रेस तुम भी करोगे। और वाइब्रेशंस, हर थॉट एक वाइब्रेशन एनर्जी है। तुमने ईसीजी मशीन के बारे में सुना होगा ना, ऐसी एक और मशीन है ईईजी। ये हमारे माइंड के अंदर वाइब्रेशन जो हैं उसको पकड़ती है, और उसके बेसिस पे ये पता करती है कि हमारा न्यूरोलॉजिकल पैटर्न कैसा है। हम्म? तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन, और ये बात उसने, निकोला टेस्ला ने आज से कई सालों पहले कही, लेकिन अब जो मॉडर्न फिलोसोफर्स हैं वो इस बात को और आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर जॉर्ज डिस्पेंजा, इनकी तो किताबें इंटरनेट पे तुम सर्च करो, ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, किताब का नाम सोचो, देखो। द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हु आई एम, द मैजिक ऑफ मेंटल इमेजेस, फीलिंग मैनिफेस्टेशन, यू कैन हील योर लाइफ, एवरीथिंग इज एनर्जी। और इन सब में मेरी फेवरेट ये 3 किताबें,
द सीक्रेट, द मैजिक, द पार, रोंडा ब्रायन की लिखी हुई ये किताब है। तो अगर ये चीज हमें समझ में आ जाए दोस्तों, तो फिर इसकी प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस के ऊपर हम उतरना शुरू करेंगे अगले हफ्ते से। जो भी आज हमने समझाया बताया आपको, ये सब अगले वीक से। अब एक एक चीज को, अगर ये पावर वाकई में इतनी पावरफुल है कि लोग इसके ऊपर आज के जमाने में किताबें लिख रहे हैं, हाँ रिसर्च हो रही है माइंड पावर और मैनिफेस्टेशन के ऊपर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर और पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड के ऊपर, तो ये साइंस हमको स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ा दी जाए तो हम तो लाइफ में वो तीर मार सकते हैं जो कि हम मारने के लिए आए हैं इस दुनिया में, लेकिन बताया नहीं जा रहा। राइट। तो इन सब के ऊपर अब काम करना शुरू करेंगे हम अगले हफ्ते से, अगले सैटरडे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत डिटेल में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। फिर कुछ और डायोजनस की बातें भी हम सीखेंगे। तो कैसा लगा आज का सेशन, मुझे बताओ। क्या ओपिनियन है तुम्हारी इस बारे में? इफ यू वांट टू ओपन योर माइक एंड स्पीक अबाउट टुडेज सेशन, फील फ्री टू ओपन योर माइक एंड स्पीक टू मी। और जो एलसी के मेंबर्स आपको आज गाइड करने के लिए आए हैं, ब्लेस करने के लिए आए हैं, वो भी अपनी अपनी बातें करेंगे। तो हम शुरू करते हैं दर्शन निहाल जी से। सर एक मिनट में, हाँ माइक्रोफोन अनम्यूट करने का देता हूँ ऑप्शन। यस, बाकी के लोग टाइप करो चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी। हाँ यस दर्शन जी। प्रणाम सर। बहुत ही शानदार और जबरदस्त सेशन लिया सर आपने, और बहुत ही जरूरत है जिस तरह से आपने आज ब्रीफ किया है कि थॉट का, एनर्जी का और फ्रिक्वेंसी का कैसा असर पड़ता है, क्या हम करते हैं, क्या सोचते हैं। तो वो सब चीज हम अपने हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कैसे रह जाता है, और फिर वो वैसे ही फिर रिएक्ट भी करता है। तो जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, ये जो एक लाइन वाला जो वाक्य है, बिल्कुल 100% सत्य है। वो ऐसा कई जितने भी विद्वान लोग हैं, जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं, अक्सर इस बात में जोर देते हैं कि अपनी सोच को बदलो। सोच बदलोगे तो आपके नज़ारे भी बदल जाएंगे उस तरीके से। जैसा सोचोगे वैसा दिखने भी लगेगा आपको। तो बेहतर यही है कि अपने विचारों को बहुत पॉजिटिव बनाने का प्रयास करो, और जो रीजन आपने बताया है, जो भी हम विजुलाइज देख कर रहे हैं या देख रहे हैं, चाहे वो टीवी पे हो, चाहे अपने स्क्रीन पे हो, मोबाइल पे हो, नेचुरली से बहुत असर डालता है इस चीज का। तो आपके गाइड के अनुसार तो पहले बीच में आपने क्लास ली थी जिसमें आपने पॉजिटिव एफर्मेशन के लिए हमको फोर्सली बोला था कि इनको डेली सुना करो, उठते सोते और सोते समय भी। तो कुछ अपने ध्यान की विधि भी बताई थी, तो वो नेचुरली मैं आज भी कहीं कभी रेगुलर कभी हो तो याद जाता है कि मतलब फॉलो नहीं भी कर पाता हूँ, लेकिन करता जरूर हूँ। वो खासकर सोते समय भी और उठते समय डेली की आदत है। सवेरे उठ के बिल्कुल एक जो आपने बताया ना, अपने आप को एफर्मेशन देना कि आप एक शक्तिशाली की संतान हो, आप वो दिव्य पुरुष हो, आप बहुत शक्तिशाली हो, आप आनंद स्वरूप हो, आप शांत स्वरूप हो, आप पवित्र हो, आपके अंदर वो सारे गुण हैं ईश्वर के अंदर में, आप ईश्वर के अंश हो। ये सब बातें जब हम जो बोलते हैं ना, तो आज का दिन बहुत अच्छा है, ईश्वर ने आज मेरे को नया दिन दिखाया है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। ग्रेटिट्यूड जैसे आप बता रहे थे, तो ये सब बातें करने से नेचुरली सर मैं जो भी सोचता हूँ ना, आज मेरे को कुछ बहुत किसी अच्छे व्यक्ति से मुलाकात होगी, और आज मेरी बहुत बिक्री होगी, आज बहुत अच्छे ग्राहक आएंगे, आज कुछ न कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो नेचुरली उस दिन कोई ना कोई ऐसी चीज नहीं मिल ही जाती सर। तो मैं रियली प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, अगर ये बच्चे बैठे हैं तो बिल्कुल ये अनुभव करेंगे। जब सवेरे उठ के आप ये बोलेंगे कि मैं एक अच्छी भगवान की दिव्य आत्मा हूँ, शक्तिशाली हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, और मेरे विजय मेरा धर्म है, मैं कभी अनसक्सेस हो ही नहीं सकता, इस तरह से बातें करें, और दिन के लिए कल्पना भी कर ले संगे संग कि भाई आज मेरे को ये चीज मिलने वाली है। उसकी कल्पना कर ले कि अच्छे लोगों से मुलाकात होगी, या अच्छी कोई चीज पढ़ने को मिलेगी, या अच्छा कोई मुझसे व्यक्ति मुलाकात करने आएगा। जो भी आपकी कल्पना में हो, जाना आप बोल उन्हें भर दो। कौन समझाए कि हम खाना ही खाना। तो ये चीज 100% सर असर डालती है अपने माइंड पे। और रात को सोते समय तो वहाँ पे वैसे भी हर किसी की आदत होनी चाहिए कि प्रार्थना करके ही सोए, और प्रार्थना करके ही उठे। तो उसका बहुत सर माइंड पे असर पड़ता है। और में मैं तो जाओ तो अब लोग अपनी बात कहते हैं बता रहा हूँ। सर आवाज आ रही है? हाँ जी जी, आ रही कि है आ हम रही खाना ही हाँ। खाना। मैं मैं सर अपनी बात बता रहा हूँ। कोई समय था मैं डेली गोली खा के सोया करता था नींद के लिए। नींद को भारी नींद वाली नहीं,
जो छोटी मोटी गोली आती है थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करने के लिए, उसको थोड़ी ढंग से आ जाएगा। आप मानेंगे उसके बाद मैंने क्या किया उसके बाद, ये किसे 10-15 साल पहले की मैं बता रहा हूँ। मैंने डेली किसी अचानक दिमाग में आया कि भाई आप प्रार्थना करके सोया करो तो आपको इस तरह की आदत धीरे धीरे आपकी छूट जाएगी करके। फिर मैंने अपनी तरफ से क्या किया, डेली ईश्वर की दया से प्रेरणा थी आप लोगों को, जैसे महान लोगों की या अपने गुरु की या कहीं से सुना होगा, तो मैं डेली 2 श्लोक गीता के पढ़ के सोता हूँ। डेली चाहे 2 बजे रात को लौटूंगा, चाहे 12 बजे रात को लौटूंगा, चाहे 3 बजे भी लौटता हूँ कई बार प्रोग्राम से। तो भी एक हैबिट बन गई है, कोने में गीता साहब पड़ी रहती है, बैठ जाता हूँ। 2 या 3, 3 या 5, मतलब 2 नहीं पढ़ता है, 3 या 5, जितने वो बैठ पाया तो उतने श्लोक अर्थ के साथ पढ़ के जाके सो जाता हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, 5 घंटा, 5 आवर्स ऐसे ही, मतलब कितना भी थका हुआ होगा ना, 4 या 5 घंटे में फ्रेश होकर उठता हूँ सवेरे। कभी नहीं लगा मुझे कि मैं कोई जल्दी उठा हूँ या क्या। और इस चीज का असर पड़ता है। तो आप तो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन की बात करें, अगर कोई इसके साथ थोड़ा सा अच्छे एक स्वाध्याय के हिसाब से भी आप भगवान का श्लोक पढ़ के भी सोएगा ना, तो भी बहुत उसको इससे क्या है, आपकी मेमोरी भी शार्प होती है, आपकी पॉजिटिव भी बढ़ती है, और जो आपका जो स्वभाव है, अगर क्रोधी स्वभाव है तो वो भी मैं समझता हूँ कि नियंत्रित तो होता है। और जो भी कभी जो डर बैठा रहता है अंदर में, वो डर भी खत्म होता है, एक निडरता आ जाती है। क्योंकि एक ऐसा लगता है हमने कहीं से पावर हमको मिल रहा है या मिला है, तभी हम ये सब कर रहे हैं करके। तो मेरी सबसे बच्चों से भी बहुत बहुत बढ़िया। यही गुजारिश है कि आप बिल्कुल इसको 100% सत्य मानिए। सर ने जो आज जो जो बातें कही, भले उदाहरण किसी मतलब इंग्लिश वर्ड का दिया, इजिप्टिशियन किसी का आपने नाम लिए हैं बराबर, लेकिन ये हकीकत है सर, ये और बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। और जो बुक्स आपने कही है, इन बुक्स में भी थोड़ा सा मैं भी पढ़ा हूँ, द पावर है, मे बी पावर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह भी, तो वो भी बुक भी पढ़ना चाहिए। तो बहुत कुछ आपके अंदर में चेंज 100% आएगा, मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कहता हूँ सर। मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, तो मैं अनुभव करता हूँ इस चीज के लिए। सारी थैंक चीज जो यू। डर खत्म, निडरता आ जाएगी, सक्सेस की भावना बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, ऐसे लोगों से बिल्कुल उठना बैठना मत करो जो इस तरह की नेगेटिव बातें करते हैं। बिल्कुल मत करो। आज से आप न्यूज लगातार सुनो ना, तो दिमाग में ऐसा लगता था, और वही जो इरिटेशन होता है ना, तो जब किसी से बहस होगी ना, आप नेचुरली वैसे ही व्यवहार करने लग जाओगे, जैसे हल्ला बोल, जैसे टीवी में आता है, आपने देखा होगा आपने, या जो भी संग्राम दिखाते हैं, ड्यूएट्स कराते हैं, उसमें जो चीखते चिल्लाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, वो लगाते हैं। तो कभी आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति कब आएगी ना, तो आपका बिल्कुल स्वभाव वैसे उस समय प्रकट हो जाएगा वहां पर। वैसे स्वभाव कोई अच्छा तो है नहीं, सीधी सी बात है। तो ऐसी चीजें देखना ही क्यों। तो बेहतर ये ये है कि सारी अपने आप को चीजें एक आहार, ये आहार की तरह हमारे हाँ। अंदर जा रही है। आप सब बच्चों को मैं बताऊं, कल की न्यूज़पेपर में यहाँ पुणे में एक हमने न्यूज़ पढ़ी, न्यूज़ है बेंगलोर की। बेंगलोर में हस्बैंड वाइफ कार से जा रहे हैं, एक डिलीवरी बॉय की बाइक से उनकी कांच टूट जाती है कार की टकराने से, और वो बेचारा आगे चला गया। ये लोगों ने, जो कार में कपल बैठा हुआ है, उसने उसका पीछा किया डिलीवरी बॉय का, उसको ढूंढा ढूंढा, और वहाँ जो खड़ा हुआ था वो पीछे से उसको इतनी जोर से टक्कर मारी कि वो मर गया, मर गया ऑन द स्पॉट। अब आप मेरे को एक बात बताओ, इतना गुस्सा, इतना रेज, एक कार का मिरर तोड़ने टूट जाने से किसी की जान ज्यादा सस्ती हो गई? ये कैसे हो रहा है? और ये आप रोड रेस तो हर शहर में आप इतना बढ़ता हुआ देखोगे, इतना बढ़ता हुआ देखोगे। पहले जो कोई बात नहीं कह के बड़ी बड़ी बातें अपन छोड़ दिया करते थे, आज एक कार का स्क्रैच लगने पर पढ़े लिखे लोग भी सारी सभ्यता, संस्कृति, ट्रैफिक सब भूल के वहां जिस तरीके से बातें करते हैं, एक दूसरे से गाली गलौज करते हैं, आपको लगेगा कि हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं। हाँ, ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? कोई समझ नहीं पा रहा है इसके पीछे का रीजन। ये है जिस तरीके का कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं, दिन रात जिस तरीके का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। जो हम खाना खाते हैं उससे हमारी बॉडी बनती है, जिन थॉट्स को हम अंदर डालते हैं उससे हमारा माइंड बनता है, ये याद रखना। तो जैसे कहते हैं गलत खाना खाने से भूखे रह जाना अच्छा है, ऐसे गलत थॉट हमारे दिमाग में जाए, गलत कंटेंट हमारे दिमाग में जाए, उससे तो बिना कंटेंट के रहना, चुपचाप शांति से बैठना ज्यादा अच्छा है, ये याद रखो। इसलिए
इस सोसाइटी में स्ट्रेस बढ़ रही है, एंजाइटी बढ़ रही है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं गलत स्टेप्स उठा रहे हैं, ड्रग्स इतने ज़्यादा आम हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में उस तरीके का कंटेंट अवेलेबल है, गंदी बातों का कंटेंट अवेलेबल है। तो ये बातें तुम पे असर डाल रही है, और सारे सक्सेसफुल लोग अपने आप को इससे दूर रखते हैं, दूर रखते हैं। वो लोग जो कि ये फालतू की चीज़ों की बाहर वकालत करते हैं, उनके घरों में जाके देखो। अजय देवगन को तुमने देखा ना, गुटखा विमल का वो काट के और मुंह में डालता है और बोलता है कि ये ऊंचे लोग और ऊंची पसंद। हाँ, कभी उसके घर में जाके उसकी माँ को, उसकी बहन को वो गुटखा प्रेजेंट करो फाड़ के कि आप सब ऊंचे ही हो लोग, तो हम लाएं आपके लिए, मुंह में डालो इसको गुटखे को। उसका वॉचमैन भी नहीं खाता होगा, लेकिन उसका वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। क्यों? आम इंसान के लिए। फिर देखा इंडिया कैसा लाल हो गया है। हाँ? हर जगह वो पान की पीक। क्यों? क्योंकि हम जिनको फॉलो करते हैं वो भी गलत इंटेंशन से हमें एडवाइसेस दे रहे हैं। ये याद रखना, दुनिया में हर वो इंसान जिसको तुम फॉलो कर रहे हो, जिसको तुम अपना आइडियल मान रहे हो, वो तुमको सही एडवाइस उसके तुम्हारी ग्रोथ के लिए देगा, ये कोई ज़रूरी बात नहीं। 90% लोग अपने स्वार्थ से काम कर रहे हैं। और ऐसे में जब तुम गलत कंटेंट को कंज्यूम करोगे, तुम्हारे रोल मॉडल को गलत करते हुए देखोगे, तो अंदर से फिर तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगे। तो बहुत बड़ी बात दर्शन निहाल जी ने कही। आगे इस पे और भी चर्चाएं होती रहेगी। एक आध कोई और ओपिनियन अजय सर अगर आप देना चाहें, और फिर आज के सेशन को हम आज यहीं खत्म करेंगे। थैंक यू। अ, जी, दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। गायत्री मंत्र के बारे में आप बताएंगे ऋषि सर। आई थिंक दुनिया का सबसे पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर कोई है, सबसे बड़ी पॉजिटिविटी अगर कोई है, तो वो गायत्री मंत्र में है। एंड आई एम श्योर आगे चल के आप बच्चों को इसके बारे में भी बताएंगे। और गायत्री मंत्र का गायत्री परिवार का एक और स्टेटमेंट है जो कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ। इसमें कुछ अशुद्धि हो सकती है तो मुझे आप सही हाँ। कीजिएगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वो अच्छा ही होगा। मतलब क्या, हम पास्ट से आए प्रेजेंट में। आज का जो प्रेजेंट है किसी जमाने में हमारे लिए फ्यूचर था, राइट? ये पूरी बात एक्चुअली हो रही है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर की पॉजिटिविटी जनरेट करने के लिए जो हो रही है। पिछली जो आपकी बुरी घटनाएं भी आपके साथ में हुई, वो वो इसलिए अच्छा हुआ क्योंकि आप उससे संभले और आज के हायर स्टेट पे पहुंचे। और आज जो आपके साथ में हो रहा है सब कुछ अच्छा तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, कहीं ना कुछ होगा। ये भी अच्छा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उससे सीख करके फ्यूचर की तरफ जाएंगे, और फ्यूचर में और अच्छा आपके साथ में होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पॉजिटिव रहना है। उससे एक चीज हमको जो समझ में आती है कि जो अपेरेंटली नेगेटिव चीजें हो रही हैं उसको भी पॉजिटिव नजर से देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि या तो हम हारते हैं या तो हम सीखते हैं। वो चीजें हमको सिखा रही हैं कि क्या नहीं करना चाहिए जिंदगी में, क्या करना चाहिए। इसका ज्ञान होना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इस बात का ज्ञान होना कि क्या नहीं नहीं। करना नहीं चाहिए। चाहिए। तो ये दोनों चीजें हम सीखते हैं। और हम अपने ही जिंदगी से, अपने ही निर्णयों से, दूसरों के निर्णय से भी जो सीखते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वो होशियार व्यक्ति है, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों से भी सीखे वो तो जीनियस व्यक्ति है। मैं एक ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर रहा था, वहां पे किसी ने पूछा, और ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। उन्होंने पूछा, दर्शन जी को याद है, दर्शन जी थे उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, वहां पे मैं असिस्टेंट ट्रेनर था। वहां उन्होंने पूछा कि एक इडली का टुकड़ा, अभी आप सब लोग जाके खाना खाओगे ना, आप एक इडली का टुकड़ा जैसे ही मुंह में डालते हो तो उस इडली के टुकड़े का क्या होता है? जब आप उसको चबाते हो, निगलते हो, उस इडली के टुकड़े का क्या होता है? तो सबने अपना अपना दिया कि भाई वो तो पेट में चला जाता है, ये होता है बात। उन्होंने पूछा, नहीं क्या होता है उसका, वो इडली के टुकड़े का क्या होता है? अल्टीमेटली जवाब ये आया, वो इडली का टुकड़ा मैं बन जाता है, हम्म। मेरा हिस्सा बन जाता है। अब वो इडली का टुकड़ा मेरे शरीर का एक हिस्सा है। ये सब वो इडली का टुकड़ा बन गया दिव्यांशु दुबे, वो इडली का टुकड़ा बन गया ताहिर खान, वो इडली का टुकड़ा बन गया तान्या। तो आपने क्या खाया वो बन गया आप। तो क्या खाना?
अब आपने बकरे का टुकड़ा खाया, मैं किसी इसको किसी धार्मिक या इस भावना से जोड़ करके मत देखिए, मैं अलग अलग एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपने खाया बकरे का टुकड़ा, वो बकरे का टुकड़ा क्या बन गया, या आप में किसका अंश आ गया? तो ये अगेन, ये भोजन और डाइजेशन से आगे बढ़ करके कि आप जो कंज्यूम करते हो वो आप बन जाते हो, वो आपका हिस्सा बन जाता है। वैसे ही जो कानों से सुना वो बन गया आपके ब्रेन का हिस्सा। आपने जो स्कूल में सीखा वो आपके ब्रेन का हिस्सा है ना। तो आपने जो कानों से सुना वो बन गया आपके ब्रेन का हिस्सा। आपने जो आंखों से देखा वो बन गया आपके ब्रेन का हिस्सा। इसलिए कहते हैं ना, राइट। तो अगेन ये मैं कहती, जैसा ट्रैश इन ट्रैश आउट, भाई अंदर में गंदगी होगी तो गंदगी ही बाहर आएगी। मैं ज्यादा लंबा नहीं अभी बढ़ना चाहता। जस्ट मैं एक चीज कहूंगा कि अच्छे संतरे से सड़ा जूस निकल सकता है क्या? दिव्यांशु, अभी मुझे बहुत कम कैमरे ऑन दिख रहे। अच्छे संतरे से सड़ा जूस निकल सकता है क्या? नो सर। हम्म क्यों नहीं निकल सकता? सर जो अच्छा संतरा तुम निचोड़ोगे उसमें से सड़ा जूस निकलेगा क्या? नो सर। निकल ही नहीं सकता। क्यों नहीं निकल सकता? सर जो क्वालिटी अंदर रहेगी वही तो बाहर आएगी। पर जिस संतरे ने बाहर से कीटाणुओं को ले लिया, जिस संतरे ने गंदगी को ले लिया, जिस संतरे ने बाहर की धूल मिट्टी को अंदर ले लिया और सड़ गया, उसमें से क्या ताजा रस निकल सकता है? वाल जी, राकेश जी, उसमें से क्या ताजा रस निकल सकता है? नहीं, नहीं सर। क्योंकि उसने इनपुट ही ले, वो गंदगी बन गई वो संतरा। तो अगेन ऋषि सर का आज का जो प्रभाव उन्होंने किया, आज का जो मेस्मराइजिंग जो है 1 घंटे का जबरदस्त उनका जो प्रेजेंटेशन था, उसके और आपके बीच में मैं नहीं आना चाहता था। उन्होंने मुझे बोलने को कहा तो एज एक टीचर हमेशा ही थोड़ा ज्यादा ही बोल देता है, तो वो मैंने कह दिया। लेकिन ऋषि सर, एब्सोल्युटली वंडरफुल सेशन। और आने वाले समय में दूसरा सीक्रेट, तीसरा सीक्रेट, चौथा भी जब हम सीखेंगे तो वाकई ये देश को बदलने वाला, भारतीयता को बदलने वाला, युवाओं को बदलने वाला, और कुल कुल मिला करके इस विश्व के हेरिटेज को, इस विश्व के इतिहास को बदलने वाले सेशंस ये होने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपके इस प्रयास के लिए, आपकी इस मेहनत के लिए, क्योंकि ऐसे तो ये नहीं, इसके पीछे आपकी इमेजेस को बनाने की मेहनत है, इसके पीछे वो स्टोरीज पे रिसर्च की आपकी मेहनत है। इस 1 घंटे के प्रेजेंटेशन के लिए कम से कम आपकी 5-6 घंटे की, कम से कम 5-6 घंटे की मेहनत रही होगी। अजय भारत के लिए और इस देश के लिए जितना आप करते हैं उसके लिए आपका जितना भी धन्यवाद किया जाए, जितना भी आपका साधुवाद किया जाए, वो कम होगा। मेरी तरफ से, पूरे अजय भारत प्रकल्प की तरफ से, एलसी की तरफ से, इस प्रयास के लिए, इस अनूठे पहल के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ठीक है धन्यवाद। दोस्तों, हम मिलेंगे अब अगले सैटरडे को ठीक शाम को 8 बजे, और तब तक के लिए पॉजिटिविटी को अपना लाइफ का हिस्सा बनाने की कोशिश कीजिए। इस प्रैक्टिस को रात को सोने के पहले और सुबह उठने के ठीक बाद में ज़रूर करके अगले 8 दिन में मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइए। मिलते हैं अगले शनिवार को, तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद। जय हिंद।